It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। नॉर्मली हमने हमेशा ये सुना है कि आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश करती है, पोजीशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद एग्जॉर्सिज्म होता है। लेकिन अक्सर कई बार हम लोगों ने ये भी सुना है कि आत्माएं कई बार एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी, एक निर्जीव वस्तुओं के ऊपर भी आ जाती हैं, फिर उसके माध्यम से वो जो करना चाहती हैं शायद करती हैं। तो इज इट अ रियलिटी? और क्या एनिमल जैसे डॉल वाकई में कोई थी और उसके अंदर किसी की आत्मा थी, और थी तो कैसे पता लग पाए कि इसके अंदर आत्मा है? आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने श्राप की बात करी मुझसे? क्या आपने श्रापित वस्तुओं की बात करी मुझसे? क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपका सवाल सुन पा रहा हूं, उस हिसाब से सिर्फ एनाबेल ही नहीं, उस हिसाब से ओईजी बोर्ड भी है, नेशनल लाइब्रेरी भी है जो हॉन्टेड है। उस हिसाब से इंडिया की कई सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो हॉन्टेड घोषित कर दी गई हैं, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है। एक ऐसी अलमारी है जो श्रापित है, एक ऐसी तस्वीर है जो लोगों का खून करती है, और ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं अगर हम बाहर ना जाकर अपने इंडिया में ही देखें। तो चलिए ठीक है, इसी पे एक सवाल करते। तो श्रापित वस्तुएं जैसे कि आपने बताया, कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जी, इज इट अ रियलिटी? और क्या हम लोग, क्या एक इंसान किसी और इंसान को, लोग बद्दुआएं तो देते हैं जी, ठीक है, बद्दुआएं देने का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लोग क्या एक दूसरे को श्राप दे सकते हैं? और क्या किसी के भी श्राप देने से क्या वो श्राप वाकई में फलता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि श्राप और बद्दुआएं जो होती हैं उसका भी अपना एक फल होता है। ओके। वेदों में एक बात लिखी है कि हर वरदान के साथ एक अभिशाप आता है। वरदान के साथ एक अभिशाप आता है। एग्जैक्टली, या हर अभिशाप के साथ एक वरदान आता है। एवरी ब्लेसिंग कम्स विद अ कर्स। शायद आपने सुना भी होगा ये कहीं ना कहीं। लोग कहते हैं कि एवरी कर्स इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो प्रोबेबली कुछ शायद ऐसी वाली बात। लाइकवाइज, तो कर्स की अगर हम बात करें, श्राप की बात करें, पुराने ऋषि मुनियों की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। हमारे सनातन धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत सारी ऐसी बिल्कुल बहुत सारी कहानियां सुनी है। नारद मुनि को श्राप आया था, ऋषि परशुराम थे, वो तो श्राप देते रहते थे लोगों को। तो बिल्कुल काफी कहानियां सुनी है ऐसी। तो श्राप का मतलब एक तरीके से कुपित कर देना। कुपित एज इन किसी इंसान को कोई चीज के लिए बोलना जो चीज आपको पसंद नहीं आई है, लेकिन उसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी काम कर रही है, उसमें आपका हायर सेल्फ भी काम कर रहा है। सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस नहीं, आपका अनकॉन्शियस माइंड भी एक साथ गैदर होकर एक साउंड जनरेट कर रहा है। तो वो साउंड जिस कन्विक्शन पावर से बोली गई होगी, आपने कन्विक्शन पावर के बारे में सुना होगा जी, तो वो साउंड जिस कन्विक्शन पावर से बोली होगी, जितनी आपकी अवेयरनेस होगी, आपने जिस कन्विक्शन पावर से उसे कहा होगा, वो उतना ही ज्यादा उसकी एनर्जी से बाइंड हो जाएगी, क्योंकि एनर्जीज डू वांट टू बाइंड देयर सेल्फ। अर्श एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शायद आपने नाम सुना होगा कि आप किसी चीज को, अगर वो एक डायलॉग है ना, किसी चीज को आप इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात जो है आपको उसमें मिलाने में लग जाती है। तो क्या ये आइदर वेज काम करता है? क्या मैनिफेस्टेशन अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है सच, और ना सिर्फ अपने लिए, औरों के लिए भी? आई वांट टू टॉक अबाउट इन दैट। सी, अगर मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं आप, तो 2 मिनट के लिए मैं श्राप को रोकता हूं और मैनिफेस्टेशंस के बारे में जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी डीप टॉपिक ऑफ कोर्स। तो मैं थोड़ा सा ही बताता हूं कि मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करती है। ओके। अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, आपने सुना होगा कि यार मैंने तो ये सोच लिया था, मैं इसके लिए डन हो गया था और वैसा हो गया, मैंने यूनिवर्स से ये मैनिफेस्ट किया और वो चीज हो गई। बिकॉज जब तुम अपने हायर सेल्फ को, बिकॉज हर इंसान के अंदर अब उसकी स्पिरिट है, उसका हायर सेल्फ है, तो जब भी आप कोई भी चीज, लाइकवाइज श्राप, वो बड़ी कन्विक्शन पावर से बोली गई एक चीज है किसी एनर्जी को। तो जब उसी कन्विक्शन पावर से, उसी साउंड से, उसी साउंड फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन से, जैसा कि सामवेद में वर्णित है कि हमारी फ्रीक्वेंसी का एक बहुत भारी रोल होता है हमारी जिंदगी में, तो जब उसी फ्रीक्वेंसी से जब आप यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं, उसी कन्विक्शन पावर से एक हायर सेल्फ से कुछ कहना चाहते हैं, इधर वो यूनिवर्स हो, वो आपका कोई हायर सेल्फ हो,
तो वो चीजें कहीं ना कहीं वर्क करने लग जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तुरंत वर्क करती हैं, कि आपने बहुत मैनिफेस्टेशन से बोला है कि आपके पास पैसे आ जाएं तो आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो करने लग जाती है, धीरे धीरे एनर्जीज उस तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। नाउ कमिंग बैक टू श्राप। श्राप के बारे में जैसे ऋषि मुनि श्राप दे देते थे और वो हो जाता था। आपने बद्दुआ का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा कि बड़े बुजुर्गों के साथ अगर आपने गलत करा तो उनकी हाय नहीं लेनी चाहिए, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए जी। उनकी बद्दुआओं में बहुत ताकत होती है। दरअसल जितनी जिंदगी वो जी चुके होते हैं अपनी जिंदगी में, वो बहुत कुछ जाहिर सी बात है कि मैनिफेस्ट भी कर चुके होंगे, देख भी चुके होंगे। तो ये सब देखने और समझने के बाद आपका हायर सेल्फ और आपकी मैनिफेस्टेशन या कन्विक्शन पावर वो स्ट्रांग हो जाती, और तब आपकी बोली गई चीजें कारगर साबित होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सबका सही होगा, नहीं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैनिफेस्टेशन सबकी वर्क करें। अफर्मेशंस रखनी चाहिए, पॉजिटिवनेस रखनी चाहिए, बिकॉज इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। आप निगेटिव नहीं हो सकते। आप शून्य रहेंगे तो आप निगेटिव की तरफ जाएंगे। देयर इज नो सब्सटेंस जो आपको पॉजिटिव की तरफ खींच सके अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, यस। तो एनीवेज अर्श, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आई जस्ट आस्क्ड यू कि एनाबेल डॉल के बारे में अगर आप थोड़ा बात कर सके, लाइक आई एम प्रीटी श्योर उस केस के बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा उसके बारे में। सो वो केस था क्या, एनाबेल का केस? मेरी नजर में ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कि क्वेश्चन से भरा केस था, क्योंकि हर बार उस डॉल को अलग अलग तरीके से रखा जाता था, पर पता नहीं कैसे वो डॉल अपने आप उस जगह आ जाती थी। वो डॉल लोगों का खून करने लग जाती थी, पर उस पर खून के निशान नहीं होते थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन एनाबेल मेरी नजर में श्रापित थी। दरअसल एनाबेल खून नहीं करती थी, उस पर जो श्राप लगा हुआ था वो ऊर्जाएं खून करती थी। आई गेस आपके दिमाग में अब क्वेश्चंस के लाइन लग गई होगी। नहीं, मैं आई थिंक एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स और स्टोरीज। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि क्या एनिमल टाइप का कोई केस आपने इंडिया में खुद हैंडल किया है, और अगर आप इफ यू आर ओके यू कैन जस्ट डिस्कस अबाउट दैट केस। राहुल, एनाबेल जैसा केस मैंने हैंडल तो किया है। बैंगलोर का एक केस था। मैं नाम और जगह जहां पर वो रहती हैं वो मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। तो उस केस में क्या हुआ था कि एक लेडी ने हमारे ग्रुप में एक फोटो भेजी। हमारा एक ग्रुप था पैरानॉर्मल सोसाइटीज का, और उस फोटो में एक छोटा सा जैसे पांडा होता है, बेबी पांडा जिसको कहते हैं, सॉफ्ट टॉय, छोटा सा सॉफ्ट टॉय था, वो पीछे की एक अलमारी में रखा हुआ था। दूसरी फोटो में वही सॉफ्ट टॉय नीचे सोफे पर रखा हुआ था, और तीसरी फोटो में एक वही पांडा बेड के बीचों बीच उल्टा मुंह करके बैठा हुआ था। और जो वीडियो थी आखिरी, उस वीडियो में वो पांडा पहले उस ऊपर वाली अलमारी पे था, डोंट नो हाउ, कैसे नीचे गिरा वो, जबकि नीचे गिरने का कोई चांस नहीं था। और एक अलग मोमेंट पर ऐसा लगा कि क्योंकि कैमरा इस तरीके से सेट था कि सोफा और उसके ऊपर की चीजें दिख रही थी, जमीन नहीं दिख रही थी, थोड़ी थोड़ी विजिबल हो रही थी। ओके। पर वहां कोई था नहीं, ये कंफर्म था, क्योंकि उस लड़की ने पूरा प्रूफ भेजा। तो देखा कि जैसे ही वो पांडा नीचे गिरा, करीबन 1-2 मिनट के बाद वो सीधा उठ के बैठ गया। ये आपने वीडियो पे देखा? ये मैंने वीडियो पे देखा, और ये मेरे पास वीडियो आज भी है। ओके। वो सीधा उठकर बैठ गया। यकीन मानिए कि इतना ज्यादा हॉरिफाइंग एक आम इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। कहने में एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, पर ये हॉरिफाइंग था। तो वो ऑब्जेक्ट भी श्रापित था, लाइक एनाबेल। लेकिन उस ऑब्जेक्ट ने क्या अपने मालिक को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, जैसे एनाबेल की डॉल लोगों का खून कर देती थी? तो जो बैंगलोर वाली लेडी थी उसने बताया कि नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, पर जो भी नई चीज आ रही है वो 1-2 दिन में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गंदी हो जा रही है। ओके। जैसे नया टीवी आया था, उस टीवी के ऊपर सबसे पहले उसने उस पांडा को सेट किया, रखा। अगले दिन वो टीवी टूट चुकी थी, उसे वापस रिपेयर कराया और उस जगह पर रख दिया। थोड़े समय के बाद जिस सोफे पर वो दिखा था, उस सोफे पर स्क्रैचेस पड़ने लगे और उससे रुइयां निकलने लगी। पता नहीं कैसे, एक ही रात में ऐसा हुआ। जबकि एक ही रात में स्क्रैचेस पड़ गए सोफे के ऊपर? एग्जैक्टली। और जबकि वो लेडी अकेले रहती थी,
किसी के साथ नहीं रहती थी। ओके। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और आए या कोई बिल्ली आए या कोई और जानवर आए जो ये सब काम करे। और उसने बताया भी कि उसने उस पांडा को किसी बच्चे को देने की कोशिश करी। तो जैसे ही उसने दिया, उस रात उस बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। ओके। और वो बच्चा आईसीयू में एडमिट हुआ। लेकिन एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात थी, उस बच्चे के हाथ में वो पांडा था और वो उसे इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसका हाथ टूट जाता अगर उसे निकालने की कोशिश करते। तो अर्श, ये केस जो पांडा वाला आखिर सॉल्व आपने किया तो किया कैसे? तो राहुल, अगर मैं सच बताऊं तो वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। क्या? जी बिल्कुल, वो कुछ ऐसे केसेस में से है मेरे जो सॉल्व नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं, मैं हर केस को सॉल्व कर सकता हूं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो समझ के परे होते हैं, जिनको हम अपना अगर ज्ञान भी लगा लेना तो शायद वो सॉल्व हो नहीं सकते। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पांडा है जिसका आपने जिक्र किया था, वो पांडा अभी भी है, अभी भी पोजेस्ड है और अभी भी उस फैमिली के लोगों को वो शायद प्रॉब्लम्स दे रहा है। वो पांडा आज भी मौजूद है। वो सॉफ्ट टॉय जो पांडा हम लोग जिसको बोल रहे हैं, वो आज भी मौजूद है, उसी घर में है। पर जितना मैंने किया वो सिर्फ ये किया कि उस लड़की को उस सॉफ्ट टॉय के बॉन्ड से दूर कर दिया। तो अब वो जो सॉफ्ट टॉय है वो उस घर में है, पर उस घर में अब कोई नहीं रहता। पर स्टिल आप जाएंगे उस घर में तो उस सॉफ्ट टॉय को देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, वहां के आसपास के लोगों का ये मानना है कि वो रात में कई बार उस जगह से निकले हैं, उस घर के पास से, तो उन्हें वो सॉफ्ट टॉय कभी गेट पर लटका हुआ दिखा है, कभी छत पर बैठा हुआ दिखा है। घर की सीमा से बाहर नहीं आ रहा है वो, बट ये सच्चाई है। वाह। अभी आपने एक बात करी कि उस पांडा का, उस सॉफ्ट टॉय का उस लड़की के साथ एक बॉन्ड था। अक्सर हम लोग ये सब चीजें सुनते हैं कि चौराहे पे किसी ने मटके में, कलश में कुछ मंत्र वगैरह फेंक दिया है। कई लोग घरों में नींबू मिर्ची वगैरह, जो बड़ी कॉमन चीज है, लोग घरों पे नींबू मिर्ची वगैरह लगाते हैं। कई बार कुछ लोग उड़ते उड़ते कुछ चीजें बोलते हैं, जैसे कि वशीकरण। एग्जैक्टली। तो आपने जो अभी चीज बोली, दैट साउंडेड अ लिटिल बिट लाइक वशीकरण की कहीं ना कहीं उसको। देखिए, वशीकरण जो है वो षटकर्मों में आता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। षटकर्म जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। तो ये षटकर्म है जो शिव जी ने रावण को बताए थे, उपदेश दिए थे, जिसके बारे में बताया था। उसके बारे में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। पर हम आते हैं बॉन्ड पे। किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ एक बॉन्ड होना। मैंने आपसे जैसे बताया कि मैंने उसे उसके बॉन्ड से मुक्त कर दिया था। मैंने सिर्फ इतना ही करा। ओके। वो करने का तरीका या फिर कह सकते हैं प्रोसीजर सिर्फ यही था कि पहले ये पता करा कि वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट एक्चुअली में श्रापित किस वजह से है। उसको किसी इंसान ने श्रापित किया है, किसी तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दिया है और वो श्रापित हो गया है। मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं श्राप के। उसको किसी तांत्रिक ने अपनी इच्छा के अनुसार उसमें किसी एंटिटी को बुलाया है और उसे एक काम दिया है। वो एंटिटी जब तक अपना काम नहीं करेगी वो उस सॉफ्ट टॉय के अंदर ही रहेगी, या फिर वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से श्राप चलता आ रहा है। कभी किसी ने कोई श्राप दिया होगा और वो श्राप धीरे 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 कन्वर्ट होते 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 यहाँ तक पहुंचा। क्योंकि कुछ श्राप ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इस दुनिया नहीं, हर एक पीढ़ी तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसका ये अभी जैसे एक पीढ़ियों वाले श्राप की बात करी, मुझे अचानक से एक स्टोरी याद आई। साउथ का आई थिंक कोई किंगडम है, ठीक है, कोई राजा का एस्टेट है और वहाँ की फैमिली को, उस रॉयल फैमिली को ये एक श्राप मिला हुआ है कि उस फैमिली में कभी लड़के नहीं होंगे। शायद आपने इस श्राप के बारे में सुना हो। और वहाँ पे कई सालों से ऐसा हो रहा है, कई पीढ़ियों से ऐसा हो रहा है कि वहाँ के राजा बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या ऐसे किसी केस के बारे में लाइक आर यू अवेयर ऑफ कि यहाँ पे ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी कोई श्राप चला रहा हो? मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर डिफरेंट रिलीजन है, कह सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कितनी सारी विविधता है यहाँ पे। एक तरीके से अगर हम देखें, एक बहुत साफ और बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है महाकाल उज्जैन। उज्जैन के बारे में सबने सुना होगा और राजा विक्रमादित्य के बारे में भी आपने सुना ही होगा। जी, आपको सुना है।
विक्रम बेताल की कहानियां हम सबने सुनी है बचपनों में, राइट? लेकिन एक और सच है, तो महाकाल उज्जैन में आज तक कोई भी बहुत अमीर या फिर वहां का कोई राजा आज तक नहीं बन पाया है, सिवाय भगवान शिव के। कोई भी वहां के गद्दी पर बैठता अगर जो राजा होता, वो राजा वहां टिक ही नहीं पाता। और आज तक ऐसा ही है कि उस सिंहासन पर आज तक कोई भी विराजमान नहीं हो पाया, और शायद यही श्राप है। लेकिन हर्ष, जिसको आप श्राप बोल रहे हैं बार बार, मेरा बस एक क्वेश्चन है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता? अगर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता तो राहुल, आपको नहीं लगता है कि वहां पे कोई और राजा विक्रमादित्य के बाद बनता? क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां राजा ना हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज तक फिर वहां पर कोई राजा क्यों नहीं पनप पाया? वो राजा बना, ऐसा नहीं कि राजा बने नहीं, राजा बना, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने सिंहासन छोड़कर पलायन कर लिया, वहां से वो चला गया। अब ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हेलुसिनेशन एक को हो सकता है, दो को हो सकता है, पर 50-60 लोगों को हेलुसिनेशंस नहीं हो सकता। आई मीन हेलुसिनेशन नहीं भी बोले अगर अर्श, तो आपने कुछ टाइम पहले एक डेस्टिनी की बात करी, चांस की बात होती है। जी जी। तो मे बी इट्स लाइक दैट। मैं बहुत रैंडम सा, बहुत अजीब सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, बट कहिए। लाइक आईपीएल अगर हम लोग देखते हैं, आरसीबी की टीम है, बैंगलोर की टीम है, वो पिछले इतने सालों से हारती आ रही है, और लाख अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद, अब आप इसको कर्ज बोल लें या कुछ बोल लें, लेकिन इट इज देयर, कुछ है, वो चला आ रहा है। अच्छी टीम होने के बावजूद वो हार रहे हैं, तो वो नेसेसरली कर्ज है शायद कहीं ना कहीं, ये बोलना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एग्जैक्सरेशन है चीजों का। आई एग्री राहुल, लेकिन अगेन आई एग्री टू डिसएग्री विद दैट, क्योंकि पैरानॉर्मल और नॉर्मल, हम इसीलिए इन चीजों को बार बार डिफर करते हैं अपनी चीजों से, क्योंकि हमने उस चीज का अध्ययन किया है, उस चीज को पढ़ा है, तो शायद हमारे सामने उसकी इमेज बहुत क्लियर दिख रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप अभी ये कह रहे हैं कि शायद वो एक कर्ज हो, शायद वो हो, राइट? लेकिन विक्रमादित्य की कहानी में बेताल था, विक्रम बेताल, एक बेताल से सवाल जवाब होता है, सुना ही होगा आपने बहुत। जी बिल्कुल सुना है। जो कहानियां हैं वो एक तरीके की गाथा है, कहानी से भी ज्यादा विक्रमादित्य की वीरता की गाथा है। तो वो जो है वो तो पूरा शहर जानता है, वो पूरी दुनिया जानती है कि वो सच्चाई है। दैट वाज अल्टीमेट ट्रुथ। जो विक्रमादित्य की कहानी है ये एक सच्चाई है, क्योंकि इसके प्रमाण हैं। तो श्राप मेरी नजर में ऐसे ही होते हैं। श्राप मेरी नजर में किसी वस्तु का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, या किसी आत्मा का हो सकता है। आपने श्रापित जगहों का जिक्र किया, तो कुछ जगहें जैसे कि भानगढ़ का किला या मालचा महल, तो ये जगहें क्या असल में हॉन्टेड हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8 ऐप।